इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 146। एक के बाद एक 16 गानों के आने से एंटरटेनमेंट सर्किल में हलचल मच गई। कुछ मीडिया कंपनियां और लोकप्रिय गायक शांत रहकर दूसरे दिन का इंतजार कर सकते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से शांत बैठने में असमर्थ थे। लगभग सभी जानते थे कि हानियान के पास बढ़िया गाने होंगे। अगर वे एक भी गाना हासिल कर लेते तो उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिलती और वे लोकप्रिय हो जाते, जिसका नतीजा सिर्फ अच्छा ही होता। नतीजा ये हुआ कि ए लिस्ट के लोकप्रिय गायक भी रणविजय के वीबो पर संदेश छोड़ने लगे। लोकप्रिय गायकों की व्यवस्था मूर्त रूप ले चुकी थी। जैसे ही उन्होंने संदेश भेजे, एक के बाद एक कई प्रशंसकों ने लाइक किए। शुकियान के पिछले संदेश को छोड़कर बाकी सभी संदेश एक पल के लिए दब गए। हॉट पोस्ट को उनके लाइक की संख्या के हिसाब से रैंक किया गया। उन लोकप्रिय गायकों के संदेशों के लाइक की संख्या तेजी से बढ़ी और सामने आ गई। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। अल्ट्रा पॉपुलर गायक लियू लिवेई ने 1 घंटे पहले रणविजय के वीबो पर एक संदेश छोड़ा था। जब उन्होंने वीबो खोला और पाया कि वे 6ठे स्थान पर हैं, तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, शायद हानियांग मेरे संदेश पर ध्यान दे। क्या, रुको, दचाओ, लू वेसी और लुओ लुओ को मुझसे ज़्यादा लाइक कैसे मिले? मैं लू वेसी और लुओ लुओ के लाइक से हैरान नहीं हूँ, लेकिन दचाओ मुझसे आगे क्यों निकल गया? मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? लियू लिवेई ने भौहें चढ़ाईं। दचाओ के साथ उनका समय बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में वे दचाओ को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहते थे। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उनके लाइक की संख्या दचाओ से बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वे अपने पेज पर वापस गए और एक संदेश जारी किया, मेरे प्यारे प्रशंसकों, कृपया श्री हानियान के वीबो पर जाकर मुझे कुछ टिप्पणियां और लाइक दें। धन्यवाद। लियू लिवेई के वीबो पर 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर थे। जैसे ही उनका संदेश आया, कई प्रशंसकों ने इसे देखा और तुरंत रणविजय के पास आ गए वीबो। जब उन्होंने लाइक की रैंकिंग देखी तो वे सभी खुद को नियंत्रित करने में विफल रहे। क्या बकवास है, दचाओ 4थे स्थान पर है। भाइयों, कृपया मेरी मदद करें, उससे आगे निकल जाओ, हम उससे पीछे नहीं रह सकते। जाओ जाओ जाओ। एक बार लियू लिवेई के प्रशंसक लड़ाई के लिए निकल पड़े तो हम सबको हरा देंगे। आगे बढ़ो, हमारे आगे के लोगों को हराओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली लिवेई के लाइक की संख्या सिर्फ 1 घंटे में 500,000 से ज़्यादा हो गई और तीसरे स्थान पर आ गई। हालांकि दचाओ अभी भी दूसरे स्थान पर था, लेकिन उसके लाइक की संख्या पीछे वाले के बहुत करीब थी। जब दचाओ ने हिचकिचाहट दिखाई तो वह पहले ही पीछे हो चुका था। जब उसे कुछ मिनट पहले लियू लिवेई का संदेश मिला तो उसने व्यंग्य किया, मुझसे आगे निकल जाना, यह असंभव है छोटे लड़के। इसलिए वह अपने पेज पर वापस गया और एक संदेश जारी किया, मेरे प्यारे भाई बहनों, कृपया मुझे कुछ टिप्पणियां और लाइक देने के लिए जल्दी से हानियान के वीबो पर आएं। दाचाओ के वीबो पर 48 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर थे। उसका संदेश देखने के बाद उसके प्रशंसकों ने भी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की। जब उन्होंने पाया कि लियू लिवेई के लाइक की संख्या दाचाओ से ज़्यादा हो गई है तो वे सभी नाराज़ हो गए। क्या बकवास है, हम लियू लिवेई के प्रशंसकों से नहीं हार सकते। भाइयों, जल्दी करो, ली लिवेई के प्रशंसकों के अवशेष आतंक महसूस करो। इसलिए दोनों पक्षों के प्रशंसकों ने स्क्रीन पर बाढ़ ला दी और उनकी संख्या लगभग समान थी। एक पल में लियू लिवेई ने बढ़त बना ली और अगले ही पल दचाओ ने बढ़त बना ली। लाइक की संख्या तेजी से बढ़ी और कुछ ही समय में 1 मिलियन से अधिक हो गई। इसके तुरंत बाद लू वेसी और लुओ लुओ, जिन्होंने पहले बढ़त बना ली थी, को भी यही स्थिति मिली। वे दोनों अपने पेज पर वापस चले गए और प्रशंसकों को लाइक देने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों लोगों के प्रशंसक मुश्किल से आए थे कि उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। लियू लिवेई के प्रशंसक दचाओ के प्रशंसकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लानत है, अभी हमारी मूर्ति तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ दिया गया है। क्या बकवास है। ऊपर, हमारी सुंदरी लुओ तीसरे स्थान पर है। लियू लिवेई के प्रशंसक और दचाओ के प्रशंसक एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिसने दूसरों को प्रेरित किया। लाइक की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इन परिस्थितियों में ज़ुकियान, जिसके लाइक पहले स्थान पर थे, कुछ हद तक खतरनाक महसूस कर रहे थे। उनके लाइक की संख्या 1.5 मिलियन थी, जबकि अगले 2 संदेशों को 1.3 मिलियन से अधिक लाइक मिलने वाले थे। क्या ये दोनों लोग फिर से एक दूसरे के खिलाफ लड़े? तो मुझे भी मजाक में शामिल होने दो। ज़ुकियान कंप्यूटर के सामने हंसे, उन्हें ये रोमांचक लगा। इसलिए वह अपने पेज पर वापस गए और एक संदेश जारी किया, सभी लोग कृपया मुझे लाइक देने के लिए श्री हानियान के वीबो पर जाएं। पहला स्थान लूटने का है, क्या आप सहमत हैं? जवाब जाहिर है नहीं कि एक लंबी श्रृंखला थी। ज़ुकियान के सभी प्रशंसक वीबो पर देखने आए। ये देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक लड़ाई हो रही थी। वे एक के बाद एक संदेश छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। दुश्मन बहुत भयंकर हैं, हमें पहले स्थान पर बने रहना चाहिए। वे कितने भयंकर हैं, बकवास, ज्यादा मत बोलो। ऊपर, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहले तो सिर्फ ली लिवेई के प्रशंसक और दचाओ के प्रशंसक ही लाइक देकर एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ए लिस्ट और बी लिस्ट गायकों ने अपने प्रशंसकों को बुलाया। उनके संदेशों के लाइक की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी।
जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ गायक जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, वे लड़ने लगे और नहीं चाहते थे कि दूसरे आगे बढ़ें। जैसे जैसे ये लड़ाई और भी तीव्र होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हानयान के वीबो पर ध्यान देना शुरू किया। वे सभी जानते थे कि लाइक देने की अभूतपूर्व महायुद्ध चुपचाप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह लाइक देने की जंग में बदल गई है। वे एलिस्ट गायक ज़्यादा लाइक चाहते थे, जिससे न सिर्फ उन्हें शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद मिली बल्कि उनकी लोकप्रियता भी दिखी। वे सभी लोकप्रिय गायक थे और कोई भी दूसरों से हारना नहीं चाहता था। उनकी लड़ाई ने रणविजय के वीबो फॉलोअर्स को बहुत तेज़ गति से बढ़ाया। पहले 2 घंटों में ये संख्या 10 मिलियन से ज़्यादा हो गई। 5 घंटे बाद ये संख्या 30 मिलियन से ज़्यादा हो गई। लेकिन ये कम नहीं हुई। इन चिंताओं के साथ वह एक सुपर इंटरनेट इन्फ्लुएंसर लग रहा था, जिसने वीबो ऑपरेशन के लिए काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने हानयान को सबसे बेहतर बताया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनके पास लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन हानयान ने कुछ ही दिनों में 30 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए। इसके अलावा इसकी वृद्धि की गति को देखते हुए यह संख्या शायद रातों रात 50 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। लाइक देने की यह लड़ाई जारी रही। जैसे जैसे ए लिस्ट गायक एक के बाद एक इसमें शामिल होते गए, लाइक की रैंकिंग सूची हर समय बदलती रही। बी लिस्ट और उससे नीचे के गायक, जिनके संदेश पहले सबसे ऊपर थे, उन्हें एक दिन बाद अपने संदेश ढूंढने में मुश्किल हुई। इस लड़ाई को देखकर उनमें से हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया, ये वास्तव में एक भयानक युद्ध है। इतने सारे लाइक और कमेंट देखकर ये लोग बेहद ईर्ष्यालु थे और किसी दिन उनसे आगे निकलने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि लाइक देने की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कई ए लिस्ट गाने आने से युद्ध और बढ़ गया। लेकिन जब सीनियर्स ने संदेश छोड़े तो ये लड़ाई चरम पर पहुंच गई, बुखार के चरम पर पहुंच गई। लियू अमाओ, जो अपने 50 के दशक में थे और कई बेहतरीन गाने रिलीज कर चुके थे, चीन और यहाँ तक कि दुनिया में भी बहुत लोकप्रिय गायक थे, उन्होंने रणविजय के वीबो पर अपना संदेश छोड़ते हुए कहा, नमस्ते हानयांग, नया वाकई पुराने को पीछे छोड़ रहा है और युवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे आपके गाने सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरे जूनियर ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं आपसे एक गाना मांगने आया हूँ। मेरी मांग को स्वीकार करके आपने बहुत कृपा की। जैसे ही वह सामने आया, सभी लोग हैरान रह गए। दूसरे गायकों के लगभग सभी प्रशंसक उसे लाइक देने के लिए आ गए ताकि हानयांग उसका संदेश देख सके। इसलिए 1 घंटे से भी कम समय में उसके लाइक की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई और वह पहले स्थान पर आ गया। इसके साथ ही चीन के विभिन्न स्थानों पर कुछ पुराने अति लोकप्रिय गायक, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, ने भी संदेश छोड़े क्योंकि उनके छात्रों या जूनियर्स ने उनसे मदद मांगी थी। उनके संदेशों ने रैंकिंग को लगातार बदल दिया। अंत में शीर्ष 5 स्थानों पर पुराने गायकों का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि ज़ूकियान, जिसने 10 मिलियन से अधिक लाइक प्राप्त किए, उनसे तालमेल नहीं रख सका और 6ठे स्थान पर रहा। लाइक देने की यह लड़ाई दोपहर से आधी रात तक चली, जब तक कि यह शांत नहीं हो गई। इस बीच एक दिलचस्प घटना सुर्खियों में रही, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे वीबो पर देखने लगे। जहां तक रणविजय का सवाल है, वह हमेशा की तरह मिंगमैन के साथ गया और उसने वीबो भी नहीं खोला। उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगली सुबह वे यूनियन गार्डन से रेस्तरां में वापस आए और नाश्ता किया। जब मिंगमैन कार्टून देख रहा था, तब रणविजय को छुट्टी मिल गई। वह कंप्यूटर काउंटर पर चला गया और अपनी मर्जी से कंप्यूटर चालू कर दिया। वेबो में लॉग इन करने के बाद रणविजय थोड़ा हैरान हुआ। 50 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन से ज़्यादा मैसेज। ये लोग, रणविजय कुछ अवाक रह गया। इतनी सारी टिप्पणियों के साथ अज्ञात गीतकारों के मैसेज अभिभूत थे, इसलिए उसे इतने सारे लाइक वाले लोगों में से चुनना पड़ा। इसलिए रणविजय ने सबसे ज़्यादा लाइक वाले मैसेज में से देखा। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? रणविजय ने सीधे लियू अमाओ और अन्य 4 पुराने गायकों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने अपने सभी गाने रिलीज कर दिए थे, इसलिए रणविजय के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। जब उसने नीचे देखा तो उसे कुछ गायक मिले जिनके सभी क्लासिक गाने रिलीज नहीं हुए थे। इसलिए रणविजय ने बड़े पैमाने पर चुनाव किया। 34 लोगों को चुनने में उन्हें 2 घंटे लगे, जिनमें से 30 मशहूर गायक थे और 4 रणविजय द्वारा हाल ही में भेजे गए संदेशों में से थे। 34 गाने और पिछले 16 गाने मिलाकर 50 गाने हुए। रणविजय ने सोचा कि ये गाने उनके लिए पिछले कुछ मधुर संगीत के साथ सुनने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए उन्होंने अपने वीबो पर एक संदेश पोस्ट किया, अब और कोई संदेश नहीं। इन शब्दों ने अनगिनत लोगों को कल्पना करने का मौका दिया। उन सभी ने अनुमान लगाया कि वह क्या सोचते हैं। हालांकि सच्चाई ये थी कि रणविजय गाने लिखने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। हानयांग, यह आदमी, लियू अमाओ और अन्य 4 मशहूर सीनियर्स दर्द से मुस्कुराए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हानयांग ने उनके प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया, हालांकि उन्होंने उससे मदद मांगी थी। उसने सी लिस्ट के गायकों को भी गाने दिए। क्या वे गाने पाने के लिए बहुत बूढ़े थे? जैसा कि एक कहावत है, मेरी कमजोरी के कारण तुम घमंडी हो जाते हो। इस समय हालांकि वे थोड़े असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वह गाना दे या न दे, ये सब उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता था। अगर उन्हें गाना नहीं मिला तो वे बदला नहीं लेंगे। हालांकि जिन लोगों को गाने मिले वे सभी खुश थे और उनमें से कुछ को कंपनी से पुरस्कार भी मिले। ये हानयांग के गाने ही थे जो उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाते थे।
खासकर वीबो पर लाइक देने की लड़ाई के बाद उन्हें बहुत फायदा हुआ। रणविजय ने 2 दिनों में 34 गाने बनाए। तीसरे दिन गाने रिलीज होने के बाद उन्हें गाने पाने वाली सभी कंपनियों ने हाइप किया। 5वें दिन प्रमुख संगीत सॉफ्टवेयर की सूचियों में एक अजीब घटना दिखाई दी। नए गाने की सूची, स्कोरिंग सूची, हॉट गाने की सूची आदि के शीर्ष 50 में सभी उच्च स्कोर वाले गाने थे। गीतकार एक ही व्यक्ति था, हानयांग। अध्याय 147। दिन के दोपहर के समय रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में। बड़ी बहन यान, आपका एल्बम बाजार से बाहर है, जो फेई ने असहाय भाव से कहा। ओह, अन्या ने जवाब दिया। उसका नाजुक चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में नुकसान और थकान की झलक दिखाई दी। हाँ, जो फेई ने एक पल के लिए संकोच किया और अंत में कहा, एल्बम की बिक्री कुल 23,000 थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हानयांग ने एक साथ 50 तक इतने बेहतरीन गाने बनाए। अफसोस, जिन मीडिया कंपनियों ने गाने बनाए वे पागल हो गई हैं। लोगों का ध्यान सिर्फ उन 50 गानों पर है, जिसकी वजह से हमारा एल्बम पूरी तरह से विफल हो गया। अन्या ने एक हल्की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, हम इस बार विफल हो गए, हम अगली बार फिर आएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अगली बार कब होगा। हमारी कंपनी के बहुत से कलाकार गाने के लिए हानयांग के वीबो पर गए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। बूढ़ी चुड़ैल ने ऑफिस में अपना आपा खो दिया। हमारे एल्बम का नतीजा इतना बुरा निकला, इसलिए मुझे लगता है कि वह कुछ समय के लिए हमसे मिलना नहीं चाहेगी, जोफी ने कड़वाहट से कहा। हमेशा अवसर मिलेंगे, अन्या ने असहाय स्वर में कहा। पहले वह एक एल्बम के माध्यम से वापसी करने के बारे में सोच रही थी, ताकि शो के अपने करियर को जारी रख सके और अपने हाथों से खोई हुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब वापस पा सके। हालांकि शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था, लेकिन शुरुआत में ऐसी विफलता मिलना बहुत निराशाजनक था, खासकर कंपनी का रवैया, जिसने अन्या को उपेक्षित महसूस कराया। सौभाग्य से मेइकी ने उससे वादा किया कि वह उसे बढ़ावा देने के बारे में एक कार्यक्रम और एक अन्य मनोरंजन कार्यक्रम में भाग ले सकती है। उसे ये देखने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ा कि क्या ये काम करता है या नहीं। अनन्या की परेशानी का जिक्र किए बिना जियान के दफ्तर से कुछ ही दूर ज़ूरुओयू अपने दफ्तर में बहुत ही खराब मूड में थी। बाजार से बाहर निकल जाओ। ज़ूरुओयू अपनी कुर्सी से उठी और गुर्राते हुए बोली, एल्बम बाजार से क्यों हटा दिया गया? किस लिए? एल्बम को 10 दिनों से भी कम समय में बाजार से हटा दिया गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? रोयू, नाराज मत हो, कृपया बैठ जाओ, एजेंट ने कड़वी हंसी के साथ कहा। ज़ूरुओयू के सोफे पर वापस बैठने के बाद उसने कहा, कंपनी ने जानबूझकर एल्बम को बंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिक्री बहुत खराब है। हानयांग के रिलीज होने के बाद से ही लोगों का ध्यान उन नए गानों की ओर आकर्षित हो रहा है। कल तक हानयांग के 50 गाने सभी प्रमुख संगीत सूचियों पर छा चुके हैं। जिन कलाकारों को गाने मिले हैं, अगर उनके पास मीडिया कंपनियां हैं तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है। इससे हमारे एल्बम की बिक्री में भारी गिरावट आई है। हमारे एल्बम के बिकने का कोई मौका नहीं है, इसलिए यह बाजार से बाहर हो गया है। हानयांग, ज़ूरुओयू ने विचलित होकर कहा, वह कौन है? कई गाने ही काफी हैं। वह इतने सारे गाने क्यों बनाता है? कितना बोरियत भरा है। मुझे बताओ, तुमने उसके वीबो में 100 से ज्यादा संदेश छोड़े हैं, है ना? लेकिन उसने तुम्हें आखिरकार कोई गाना नहीं दिया। ये बहुत समझ से परे है। ठीक है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि दूसरी कंपनियों के कई हाल के एल्बम भी बाजार से बाहर हैं। वे सभी इस भयानक दौर के बाद नए एल्बमों का विज्ञापन करने की योजना बना रहे हैं, एजेंट ने कहा और धीरे से आह भरी। ये पहली बार था जब एंटरटेनमेंट सर्किल में ऐसा कुछ हुआ था। चीन में एंटरटेनमेंट सर्किल इंडस्ट्री में एक व्यक्ति के गानों के खिलाफ चलने की क्षमता नहीं थी। यह उपलब्धि हानयांग को लंबे समय तक घमंडी बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि हानयांग नाम एंटरटेनमेंट सर्किल में सबसे जादुई नाम बन गया था। दूसरी तरफ रणविजय के रेस्टोरेंट में दोपहर के 11 बजे जानी पहचानी टोयोटा लैंड कूल लूज रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुकी। झाओ फेंग एक थका हुआ चेहरा लिए कार से बाहर निकला और रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। इस समय रणविजय मिंगमैन के साथ सोफे पर बैठा था और वे खिलौनों से खेल रहे थे। जब छोटी राजकुमारी ने झाओ फैंग को आते देखा तो उसने अपनी बड़ी और स्पष्ट आंखों से उसे देखा, अपनी छोटी हथेलियां फैलाईं और उसका अभिवादन करने के लिए हंसी। अच्छा बड़े भाई, तुम आ गए। क्यों? तुम कई दिनों से यहाँ क्यों नहीं आए? तुमने क्या किया? क्या तुम यात्रा पर गए थे? क्या तुम यात्रा के दौरान मिंगमैन के लिए कोई उपहार लाए थे? हाँ, झाओ फैंग ने मिंगमैन की प्यारी शक्ल देखी और खुशी से मुस्कुराया। उसने अपनी बाहों से एक उपहार बॉक्स निकाला और कहा, मैं वास्तव में मिंगमैन के लिए एक उपहार लाया हूँ। इसे खोलो और देखो। क्या कोई उपहार है? मिंगमैन की बड़ी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, धन्यवाद बड़े भाई। बातचीत के दौरान मिंगमैन ने उपहार बॉक्स लेने के लिए 2 छोटे हाथ बढ़ाए और इसे रणविजय को सौंप दिया। उसने बचकानी हरकत करते हुए कहा, पापा इसे खोलो। ठीक है। रणविजय ने सिर हिलाया और उपहार बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल बॉल थी जिसका बेस था। क्रिस्टल बॉल के अंदर एक बर्फीला छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर कुछ पेड़ थे। इसने एक खूबसूरत बर्फीली जगह दिखाई। आह, इतने सारे खिलौने वाले लोग हैं, कितने खूबसूरत हैं, मिंगमैन ने कहा और बहुत खुश हुई।
हर बार जब उसे कोई उपहार मिलता था तो वह बहुत खुश होती थी। क्या आप नीचे छोटा नीला बटन देख रहे हैं? बटन दबाएं और क्रिस्टल बॉल में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में, मैं दबाना चाहता हूँ, मैं दबाना चाहता हूँ। पापा, मिंग मैंग दबाना चाहती है। मिंग मैंग ने क्रिस्टल बॉल के लिए रणविजय की ओर हाथ बढ़ाया। क्रिस्टल बॉल प्राप्त करने के बाद वह नीला बटन दबाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। क्रिस्टल बॉल में बर्फ के टुकड़े उड़ते देखकर मिंग मैंग हंस पड़ी। उसने कहा, ये सुंदर है। मिंग मैंग को सबसे ज्यादा बर्फबारी पसंद है। मैं एक स्नोमैन बना सकता हूँ, स्नोबॉल से लड़ सकता हूँ, बर्फ के ढेर में तैर सकता हूँ और बहुत सारे खेल खेल सकता हूँ। रणविजय ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, जब सर्दी आएगी तो पिताजी आपको बर्फ से खेलने के लिए उत्तर की ओर ले जाएंगे। सर्दियां कब आती हैं? मिंग मैंग ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। सोफे पर खड़ी होकर और रणविजय की बाहों में खुद को समेटते हुए उसने उम्मीद भरे लहजे में कहा, मिंग मैंग अब बर्फ से खेलना चाहती है। अभी उत्तर में बर्फ नहीं है। रणविजय को मजाक और गुस्सा दोनों महसूस हुआ और उसने कहा, लगभग 2 महीने बाद उत्तर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। क्या पिताजी मिंग मैंग को उस समय उत्तर में खेलने के लिए ले जाएंगे? ठीक है, अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीनों में इतने दिन होते हैं। मिंग मैंग ने अपने छोटे से मुंह से बड़बड़ाया और अपनी उंगली को देखा कि 2 महीने कितने दिन होते हैं। बेशक वह अपनी उंगलियों को हिलाकर यह पता नहीं लगा सकती थी। 2 महीने जल्दी बीत जाएंगे, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा और मिंग मैंग के सिर को छुआ। मिंग मैंग पिताजी के मिंग मैंग को उत्तर में ले जाने और बर्फ से खेलने का इंतजार करेगी, मिंग मैंग ने बड़बड़ाया। उसके बाद वह अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल से खेलने लगी। बीच बीच में वह खुशी से चिल्लाती, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। छोटे लोग, तुम घर क्यों नहीं जाते? बर्फ गिर रही है। बगल में खड़े झाओ फैंग ने जब ये दृश्य देखा तो उसने अपने दिल की गहराई से आह भरी। उसके चेहरे पर फिर से थकान की एक झलक दिखाई दी। हाल के दिनों में वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि तांग जहान ने उसे रेस्तरां से निपटने के लिए एक समय सीमा दी थी और समय सीमा निकट आ रही थी। सबसे पहले उसे विचार करना था कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगर वह रेस्तरां से नहीं निपटता तो तांग जहान के पास उससे निपटने के कई कारण होंगे। अगर तांग जहान उससे नहीं निपटता तो उसे फिर से तांग जहान से संपर्क करने का अवसर नहीं मिलेगा, न ही सबूत प्राप्त होंगे। रेस्तरां से निपटने के बारे में क्या ख्याल है? झाओ फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा, न ही उसने हिम्मत की। वह बॉस मेहरा के शांत जीवन को तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब रणविजय ने देखा कि मिंग मैंग खिलौनों से खेलने लगा है तो उसने झाओ फैंग को एक तरफ टेबल पर बैठने का इशारा किया। उसने रेफ्रिजरेटर से बियर के 2 डिब्बे निकाले और बैठ गया। उन दोनों ने बियर का एक घूंट लिया। बॉस, झाओ फैंग ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई और आखिरकार धीरे से, जटिल अभिव्यक्ति और भारी आवाज के साथ कहा, मैंने आज सुबह उत्तरी अमेरिका से समाचार सुना। बिच्छू के अंगों का अब और उपयोग नहीं किया जा सकता था और वह अपना शेष जीवन केवल बिस्तर पर ही बिता सकता था। रणविजय की अभिव्यक्ति बहुत उदासीन थी। उसने बियर का एक घूंट लिया और एक सामान्य स्वर में बात की। उसने कहा, मैं उसे जीवित छोड़ने के लिए वास्तव में दयालु हूँ। उसे बेहतर होगा कि वह प्रार्थना करे कि वह भविष्य में मुझसे फिर से न मिले, या मुझे उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं है। जब रणविजय चांगशेंग बार गया तो वह पहले से ही बिच्छू को मारना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और वह जानता था कि उसे कानून का पालन करना चाहिए, अन्यथा बिच्छू निश्चित रूप से मारा जाएगा। हन्यांग अमर की उपाधि अतीत की बात थी। हालांकि रणविजय के पास बहुत ऊंची दृष्टि थी, लेकिन वर्तमान शक्ति हर चीज का मूल तत्व थी। वह मूर्ख नहीं था और वह सामान्य लोगों का तिरस्कार नहीं करता था क्योंकि वह क्लेश चरण के स्तर का विशेषज्ञ हुआ करता था। रणविजय के लिए बिच्छू मिंग मैंग के आंसुओं की एक बूंद के बराबर नहीं था। अकेले बिच्छू ने मिंग मैंग को लंबे समय तक रुलाया। संक्षेप में, रणविजय को बिच्छू याद आ गया। जब उसकी ताकत बढ़ गई तो उसे बिच्छू को मारना चाहिए अगर वह उसे देखता है। शब्दों ने झाओ फैंग की आंखों को कांप दिया। उसने कभी रणविजय के शब्दों पर संदेह नहीं किया, खासकर अब जब उसने रणविजय की बेहद उदासीन दृष्टि देखी तो उसे पता था कि बॉस मेहरा को वही करना चाहिए जो उसने कहा था। झाओ फैंग का चेहरा और भी कड़वा हो गया। उसने बियर के 2 घूंट भरे और कहा, बॉस, मैं जानता हूं कि आप असाधारण हैं, लेकिन तांग जहान के साथ लोग हत्यारों का एक समूह हैं। आप बहुत खूंखार हैं, लेकिन आपको मिंग मैंग, आपकी पत्नी काजल और लियांग मिंगकी के बारे में सोचना चाहिए। आप उन हत्यारों को अकेले नहीं हरा सकते। बॉस, आप जानते हैं कि तांग जहान निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। उसने मुझे आपसे निपटने के लिए 2 सप्ताह दिए, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि समय कम है, आप और मिंग मैंग, साथ ही यह रेस्तरां पहले से ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा विकल्प, रणविजय ने कहा और हल्की हंसी दी। वह जानता था कि झाओ फैंग उसका दिल से सम्मान करता है, इसलिए उसे उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन झाओ फैंग को नहीं पता था कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति पर निर्भर होने वाला था। हालांकि वह जानता था कि बॉस एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन इसकी सच्चाई उसकी कल्पना से परे थी।
उसके दिमाग में मार्शल आर्ट किंवदंतियां थीं। एक सुसंस्कृत अमर की तो बात ही छोड़िए, जो स्वर्ग में उड़ सकता था, जमीन के नीचे छिप सकता था और सितारों और चांद तक पहुंच सकता था। ये केवल एक विकल्प नहीं है। आप और मिंग मैंग सभी को आकर्षित करते हैं। ये रेस्तरां हमेशा एक ऐसी जगह है जहां मुझे शांति मिल सकती है। झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, मैं ईमानदारी से आपको न्यू मून बे छोड़ने की सलाह देता हूँ। मैं इसे कुछ समय के लिए टाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकता। मेरे लिए तांग जान की डेडलाइन नज़दीक आ रही है। इसके अलावा हाल ही में उसने एक बड़ी कार्रवाई की है। वह मुझे बाहर भेज सकता है। अगर मैं चला गया तो। झाओ फैंग ने बात करना जारी नहीं रखा। इसका मतलब साफ था कि अगर वह चला गया तो स्थिति तेजी से बदल जाएगी। तांग जान किसी भी समय रेस्तरां से निपटने के लिए लोगों को भेज देगा। रणविजय झाओ फैंग के शब्दों पर बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, सिर्फ तांग जान, वह सिर्फ एक नगण्य है। अध्याय 148। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई। हालांकि वह जानता था कि बॉस तांग जान को गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बॉस की नज़र में तांग जान, जो उच्च पद पर था, एक महत्वहीन व्यक्ति माना जाता था। महत्वहीन, शायद। झाओ फैंग अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया और उसकी आंखें बेबसी और जटिलता से भरी थीं। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसका सेल फोन बज उठा। फोन उठाने के 1 मिनट बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, मैं समझ गया, झाओ फैंग ने जवाब दिया, फोन रख दिया और रणविजय को देखा। क्या हुआ? तांग जान ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए कहा? रणविजय ने लापरवाही से पूछा। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि झाओ फैंग क्या करेगा। नहीं, झाओ फैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और गहरे स्वर में कहा, तांग जान दोपहर 1 बजे एक बैठक आयोजित करने जा रहा है। ओह, रणविजय ने सिर हिलाया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि झाओ फैंग क्या कहने जा रहा था। बियर की आखिरी घूंट पीने के बाद वह सोफे पर गया और खिलौनों के साथ खेलने के लिए मिंग मैंग के साथ बैठ गया। झाओ फैंग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और चुप हो गया। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार अपने कैरी ऑन बैग से अपना बटुआ निकाला और उस पर लगे बटन को हटा दिया। एक हल्के से घुमाने पर एक नाखून के आकार का स्विच खुल गया। छोटी सी जगह में एक छोटा सा मोबाइल फोन कार्ड था। झाओ फैंग ने अपना सेल फोन कार्ड निकाला और बटन से निकाले गए सेल फोन कार्ड को लगा दिया। फिर उसने एक फ़ोन कॉल डायल किया। कनेक्ट होने से पहले फ़ोन केवल 2 बार बजा, लेकिन लाइन के दूसरे छोर से कोई आवाज़ नहीं आई। तांग जान उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ की एक बेड़ा खरीदने जा रहा है। झाओ फैंग ने सीधे कहा। कितने? 200 किलोग्राम, झाओ फैंग ने धीरे से कहा। 200 किलोग्राम ड्रग्स हांगकांग में अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी मात्रा हो सकती है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में सामान हांगकांग गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए होंगे। क्या? कितने? फोन से एक जल्दबाजी और अविश्वसनीय आवाज आई। 200 किलोग्राम, झाओ फैंग ने भारी जवाब दिया। 200 किलोग्राम सामान के लिए ड्रग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के प्रभारी तांग जान के सलाहकार लेंग फैंग लंबे समय से योजना बना रहे थे। इस बार आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। ये सामान ही कारण थे कि तांग जान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। 200 किलोग्राम ड्रग्स की कीमत लगभग $20 मिलियन है। बेचने के बाद शुद्ध लाभ लगभग $40 मिलियन हो सकता है। तांग जान, जो पैसे के लिए बहुत लालची था, ने निश्चित रूप से अपने आदमियों को इस कार्रवाई की योजना बनाने की अनुमति दी। फोन का दूसरा छोर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। हालांकि कोई भी नहीं बोला, झाओ फैंग ने उसकी छोटी और तेज सांसों को स्पष्ट रूप से सुना। मैं समझ गया, संपर्क में रहो और किसी भी समय जानकारी की रिपोर्ट करो, दूसरे व्यक्ति ने कहा और फोन काट दिया। झाओ फैंग ने इस सेल फोन कार्ड को उतार दिया और इसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। फिर वह उठकर सोफे के किनारे चला गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, मैं वापस जा रहा हूँ। मिंग मैंग, अलविदा। ओह, बड़े भाई, आप यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं? मिंग मैंग ने कहा और अपनी स्पष्ट आंखों में भ्रम के साथ अपना सिर घुमाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि बड़े भाई हर दिन यहाँ भोजन करते थे और सफाई करते थे। वह कई दिनों से अनुपस्थित था। उसे बिना खाए क्यों जाना पड़ा? मैं अगली बार खाना खाऊंगा, झाओ फैंग मुस्कुराया और दूर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर गया, लियांग मिंग और उसके दोस्त आ गए। झाओ फैंग को देखते ही वे जल्दी से आ गए। झाओ फैंग, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बिना खुद ही सफाई करनी पड़ रही है। मैं बहुत थक गया हूँ, झाओ दाहू ने करवट ली और नाजुक आवाज में कहा। मैं इन दिनों व्यस्त हूँ, झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। व्यस्त? अरे झाओ फैंग, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हमारे बॉस ने दूसरे दिन एक बड़ा खाना पकाया था। वे मसालेदार हंस, नमकीन पानी में भिगोया हुआ हंस का जिगर और पैन फ्राइड हंस का जिगर थे। वाह, वे स्वादिष्ट थे। तुम्हें इसका पछतावा होना चाहिए क्योंकि तुमने उन्हें नहीं चखा। यूकिन किंग ने तीखे अंदाज में मजाक किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। सौभाग्य से हम सभी को थोड़ा ज्यादा मिला क्योंकि तुम नहीं आए। यही, लियांग मिंग ने हंसते हुए कहा।
शब्दों के दौरान उसने जानबूझकर अपने लाल होठों को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली, जैसे कि उसने जानबूझकर झाओ फैंग को ईर्ष्या में डाल दिया हो। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इस हरकत से झाओ फैंग उसके लाल होठों की चाहत करने लगा था। झाओ फैंग ने बहुत अच्छा सहयोग किया कि उसका पेट गुर्रा रहा था। इस समय उसका दिमाग रेस्तरां में मिलने वाले व्यंजनों से भरा हुआ था और उसके मन में दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना यहाँ खाने के लिए रुकने का विचार भी था। लेकिन आखिरकार वह खुद को रोकने में कामयाब रहा। उसने धीरे से आह भरी और कहा, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या है कि तुम हर दिन बॉस मेहरा का खाना खा सकती हो जबकि मैं नहीं खा सकता। मुझे कुछ दिनों के लिए व्यस्त रहना है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम किराया इकट्ठा करने में व्यस्त हो? लियांग मिंकी ने गुनगुनाते हुए कहा। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति रुक गई और वह असहाय होकर मुस्कुराया। फिर वह कार में सवार हुआ और तांग जहान की निजी हवेली की ओर चल पड़ा। लियांग मिंकी और अन्य 2 लोग रेस्तरां में दाखिल हुए। झाओ दाहू और यूकिंग किंग अपनी सामान्य कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि लियांग मिंग की सोफे के पीछे कूद गई और पीछे से मिंगमैन के लिए आइसक्रीम निकाली। जब उसने इसे मिंगमैन को दिया तो वह मुस्कुराई और बोली, देखो मिंगमैन, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदी है। लियांग मिंकी को एहसास हुआ कि अगर वह रेस्तरां में अच्छी तरह से घुलना मिलना चाहती है तो उसे पहले छोटी राजकुमारी की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि चूंकि वह रणविजय को जानती थी, इसलिए जब तक मिंगमैन कुछ मांगती बॉस शायद ही मना करते। वाह! आइसक्रीम देखकर मिंगमैन अपनी चमकती आंखों से खुशी से झूम उठी। उसने आइसक्रीम लेने के लिए अपने खिलौने नीचे रखे और बचकानी हरकत करते हुए कहा, धन्यवाद बहन, हाहा। धन्यवाद बहन। उसके बाद मिंगमैन आइसक्रीम खाना शुरू करना चाहती थी, लेकिन वह रुकी, आइसक्रीम रणविजय के मुंह में डाली और बुदबुदाया, पापा आप भी खाओ। अच्छा पापा, थोड़ा कम ले लो। पिछली बार आपने इसका आधा हिस्सा खाया था। हा हा हा। रणविजय ने हल्की हंसी और आइसक्रीम का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। फिर मिंगमैन ने आइसक्रीम का भरपूर आनंद लिया। बॉस, दोपहर में हम क्या खाने वाले हैं? लियांग मिंकी ने पूछा। उसकी नज़रें जल्दी से रसोई के काउंटर पर घूमी और हंस या चिकन जैसा कोई मांस नहीं मिला। हम तले हुए आलू के चिप्स, बैंगन की छड़ें और ठंडा खीरे का सलाद खाने वाले हैं, रणविजय ने जवाब दिया। ही, मैं दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहा हूँ, लियांग मिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी सीट पर वापस आ गई। रणविजय ने समय देखा और पाया कि लगभग समय हो गया था। वह उठकर दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चला गया। दूसरी ओर झाओ फैंग टैंग जहान की हवेली में चला गया। न्यू मून बे रोड की आधी पहाड़ी हवेली असाधारण रूप से महंगी थी और उनमें से प्रत्येक की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर थी। एक अच्छी जगह पर एक हवेली की कीमत $1 बिलियन से अधिक हो सकती है। मूल रूप से न्यू मून बे को हांगकांग का ब्राउनस्टोन जिला कहा जाता था, जहां हर जगह अमीर लोग थे, जबकि आधे पहाड़ में आलीशान आवासीय क्षेत्र में असली उच्च वर्ग के लोग रहते थे। अमीर व्यापारियों से लेकर प्रसिद्ध दिग्गज सितारों तक, यहाँ तक कि मकाओ के जुए के राजा तक, सभी के पास यहाँ एक आलीशान घर था। दक्षिणी क्षेत्र की भूमिगत सेना के एक दिग्गज के रूप में, हालांकि टैंग जहान कुछ पारिवारिक ताकतों के साथ तुलना नहीं कर सकता था, उसका आलीशान घर एक बेहतर क्षेत्र में था। झाओ फैंग की कार हवेली के गेट पर चली गई और लोहे के गेट के सामने 8 विदेशी ठंडे चेहरे वाले सुरक्षा गार्ड खड़े थे। हवेली की बाहरी बाड़ पर हर दर्जन मीटर पर एक मॉनिटर था। यार्ड के चारों ओर कई लोग गश्त कर रहे थे। ये सिक्योरिटीज वे सभी मास्टर थे जिन्हें तांग जहान ने बहुत सारे पैसे देकर ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी से भर्ती किया था। ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी, जिसे ब्लैक वाटर इंटरनेशनल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, एक निजी सैन्य और सुरक्षा परामर्श कंपनी थी और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी थी। कंपनी के पास प्रचुर ताकत थी और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उनकी व्यावसायिकता भी बहुत अधिक थी। झाओ फैंग बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि तांग जहान की हवेली एक किले की तरह थी। अगर किसी को जबरन हमला करने के लिए भेजा जाता तो उसके सामने केवल गोलियां और गोलियां होती। हालांकि तांग जहान की आधिकारिक जांच लंबे समय तक चली, लेकिन अधिकारी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार कोई सबूत नहीं था। तांग जहान हमेशा दूसरों को गुप्त रूप से चीजें करने का निर्देश देता था। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां भी होती तो कोई न कोई अपराध के लिए जवाबदेह होता। हवेली के यार्ड के सामने 2 सुरक्षाकर्मी झाओ फैंग की पहचान सत्यापित करने आए और फिर उसे यार्ड में प्रवेश करने दिया। झाओ फैंग यार्ड की पार्किंग में कार से उतरा और आखिरी सुरक्षा जांच के लिए मुख्य घर के दरवाजे पर गया। ये सुरक्षा जांच ये पुष्टि करने के लिए थी कि उसके पास कोई खतरनाक उपकरण नहीं है। इस तरह झाओ फैंग आखिरकार मुख्य घर में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। यहाँ तक कि तांग जहान के अपने आदमियों को भी ऐसी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा, जिससे पता चला कि यहाँ सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ झाओ फैंग आ रहा है, बैठ जाओ। झाओ फैंग को आते देख तांग जहान ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। लिविंग रूम में लगभग 16 या 17 लोग थे। तांग जहान पहले स्थान पर बैठा था। उसके बगल में 3 मिलिट्री बैठे थे, जबकि बाकी सामने की छोटी कुर्सियों पर बैठे थे। हाँ, झाओ फैंग ने सिर हिलाया और अपनी मर्जी से कुर्सी पर बैठ गया। फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के शीर्ष पर 1 दर्जन से अधिक लोग थे। केवल एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं था, वह था स्कॉर्पियन जो रणविजय से अपंग था। अब जब सब यहाँ हैं,
चलो शुरू करते हैं, तांग जहान ने धीरे से कहा और उसकी आंखें भीड़ पर टिक गईं। आप सभी को यहाँ बुलाने का कारण पता होना चाहिए। ये कार्रवाई पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ी है और लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। यह अब तैयार है क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसे करने के लिए 3 लोगों को भेजूंगा। क्या कोई पहल करता है? ये सुनकर घर के लोग चुप हो गए। जैसा कि वे सभी जानते थे, इस बार ड्रग्स 200 किलोग्राम थे। चूंकि वजन इतना बड़ा था, इसलिए कुछ भी हो सकता था। और इस मिशन के लिए उन्हें गोल्डन ट्रायंगल जाना था, जहां उनकी जान की गारंटी नहीं थी। भले ही वे गोल्डन ट्रायंगल में बच भी जाएं, लेकिन घर का रास्ता खतरनाक था क्योंकि उन्हें अधिकारियों या यहां तक कि अन्य बलों की जब्ती का सामना करना पड़ सकता था। तांग जहान ने उनके भाव देखे, मुस्कुराए और कहा, इस बार लेंग फैंग नेतृत्व करेंगे और उन्हें उनकी सहायता के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है। जो कोई भी इस मिशन को पूरा कर सकता है, वह महिमा और धन का आनंद ले सकता है। इस समय कमरे में कुछ लोग लुभाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लॉर्ड टैंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें मिशन से पहले बिच्छू के बारे में बात करनी चाहिए? तांग जहान की तरफ से लेंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया तो मैं इसे भूल गया। तांग जहान ने हल्की हंसी दी, झाओ फैंग की ओर देखा और कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मैंने आपको जो समय सीमा दी थी वह खत्म होने वाली है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है। तांग जहान के शब्दों के साथ लोगों की नज़रें झाओ फैंग पर टिकी हुई थीं। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्या ये सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट नहीं है? वे सभी सोच रहे थे कि उसने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। लोगों की नज़रों में झाओ फैंग धीरे धीरे खड़ा हुआ और तांग जहान को देखते हुए एक एक शब्द बोला। उसने कहा, लॉर्ड तांग, वह रेस्टोरेंट वही है जिसकी मैंने रक्षा करने का वादा किया था। बिच्छू, वह इसके लायक था। वह लकवाग्रस्त है, लेकिन अब तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा फायदे पहुंचा सकता हूँ। ओह, तुम और ज्यादा फायदे कैसे पहुंचा सकते हो? तांग जहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस मिशन में मुझे भी शामिल कर लो। मैं सामान को सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास वापस पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। झाओ फैंग ने शांति से उत्तर दिया। अध्याय 149। अच्छा, तुम एक साहसी व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अवसर दूंगा। अगर यह मामला ठीक रहा फैंग, तो तुम न केवल एक बड़ा इनाम पा सकते हो, बल्कि स्कॉर्पियन और रेस्तरां के बीच हमारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तांग जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। झाओ फैंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि इस बार उसे बहुत खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने किसी तरह राहत महसूस की। अगर यह कार्गो केस वास्तव में सुचारू रूप से चला तो तांग जहान, जैसा कि उसने कहा, निश्चित रूप से भविष्य में रेस्तरां के लिए परेशानी नहीं लाएगा। हालांकि क्या ये वास्तव में इतनी आसानी से हो सकता है? क्या ये वास्तव में इतना आसान था, या कोई और इरादा था? झाओ फैंग को राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अभी भी संकट की भावना थी। उसे विश्वास था कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। क्या तांग जहान जैसा परिष्कृत बूढ़ा लोमड़ी अपने अधीनस्थों को इस तरह से पूरा रहस्य बताएगा? क्या उसे वास्तव में लगता था कि उसके सभी लोग वफादार थे? असंभव। भले ही तांग जहान लापरवाह था, फिर भी उसके बगल में 3 बुद्धिमान रणनीतिकार बैठे थे, खासकर चुलबुला लेंग फैंग। हालांकि चूंकि तांग जहान ने इस मामले के बारे में बोलने की हिम्मत की, इसलिए उसे कार्गो परिवहन के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। स्को को चतुराई से खेलना समझदारी थी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि आगे क्या होगा। झाओ फैंग के अलावा अभी भी 2 कोटा हैं। कोई स्वयंसेवक है? तांग जहान ने झाओ फैंग को बैठने के लिए इशारा किया। उसकी आंखें फिर से भीड़ को स्कैन कर रही थीं। लोगों में से कुछ लोग असहज दिख रहे थे, अपनी पार्टी के नेता के रूप में जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, पैसे कमाने का विचार रखते थे, लेकिन हिचकिचा रहे थे। अभी भी कुछ लोग थे जो इस पर विचार कर रहे थे, चमकती आंखों और अविवेकी विचारों के साथ। तांग जहान ने उन्हें धक्का नहीं दिया, बस उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। मैं जाऊंगी। अचानक एक गूंजती हुई महिला की आवाज सुनाई दी। निंग जुवान, जो वहां मौजूद एकमात्र महिला थी, खड़ी हो गई। वह सिर्फ 30 साल की थी, पोनीटेल और औसत दर्जे की शक्ल वाली। हालांकि वह एक स्ट्रीट नाइट क्लब की बॉस थी और उसके पास कुछ राजकुमारी, एक महिला जो कराओके या दूसरे नाइट क्लबों में ग्राहकों को ड्रिंक पिलाती है, का काम था। जरूर। टैंग जहान ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, एक कोटा बचा है। और कौन? मुझे भी शामिल कर लो। इस बार कोने में झिझक रहा एक आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसका नाम जेलोंग था, जो 3 साल पहले टैंग जहान के साथ आया था। वह हमेशा बहुत मेहनत करता था और उसका व्यक्तित्व चिड़चिड़ा था। वह स्कॉर्पियन की तरह क्रूरता और निर्दयता से काम करता था। ठीक है, तो तुम तीनों, बाकी लोग जा सकते हैं। टैंग जहान ने दूसरों की ओर हाथ हिलाया और लोग खड़े हो गए और जाने के लिए सिर हिलाया। तांग जहान और लेंग फैंग के अलावा कमरे में केवल झाओ फैंग और 2 अन्य लोग थे। ये देखकर लेंग फैंग की आंखें थोड़ी झपक उठीं। अब जब हाथ इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या आपके पास ऑर्डर करने के लिए कुछ और है? तांग जहान ने अपने बगल में लेंग फैंग को देखकर मुस्कुराया। वास्तव में कुछ चीजें समझाने की जरूरत है। चलो अध्ययन कक्ष में बात करते हैं। लेंग फैंग ने खड़े होकर कहा।
झाओ फैंग ने सिर हिलाया और तांग झान और लेंग फैंग के पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया, जिससे निंग जुबान और जी लॉन्ग एक दूसरे को देखने लगे और गहरे विचारों में डूब गए। तांग झान का अध्ययन कक्ष इस हवेली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। झाओ फैंग जानता था कि अंदर एक गुप्त कमरा है। जहां तक गुप्त कमरे की बात है, बिना सोचे समझे वह जानता था कि वहां बहुत सी चीजें होनी चाहिए, जिनमें सोना और चांदी शामिल हैं। और तांग झान का आपराधिक सबूत। अध्ययन कक्ष में चलते हुए उसने एक बहुत ही साधारण कमरा देखा जो बहुत आलीशान नहीं था। सारा फर्नीचर ठोस लकड़ी से बना था। दीवार के एक तरफ कुछ प्राचीन वस्तुएं थीं और दूसरी तरफ एक कार्यालय की मेज और कुर्सियां थीं, जिसके सामने एक छोटी सी चाय की मेज और 4 सोफे थे। बैठ जाओ, तांग झान ने झाओ फैंग के कंधे पर थपथपाया और कहा। झाओ फैंग, तुम कई सालों से हमारे साथ हो। गोल्डन ट्रायंगल की यह यात्रा खतरों से भरी है। हमें संदेह है कि खबर लीक हो गई है और कोई गद्दार है, इसलिए हमने तुम्हें खबर बताई। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं इस बार गोल्डन ट्रायंगल की अगुवाई करूंगा। याद रखना, चाहे कोई भी अवसर हो, तुम्हें मेरी आंखों से संकेत लेना चाहिए। लेंग फैंग ने गंभीरता से कहा। हाँ, झाओ फैंग ने सिर हिलाया। बेशक, तांग झान ने बात संभाली और कहा। लेंग फैंग के साथ सहयोग करने के अलावा आप उसकी सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। आपको किन सुविधाओं की आवश्यकता है, आप उन्हें अभी ला सकते हैं। आप आज रात को निकलेंगे और जब आप सीमा पर पहुंचेंगे तो आपको जो सुविधाएं चाहिए वो तैयार होंगी। बस मुझे 2 बंदूकें दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। झाओ फैंग ने जवाब दिया। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। आप और मैं कई सालों से साथ हैं। जब तक ये सफल होता है, आप मुझे जो चाहें बता सकते हैं, लेकिन आपको लेंग फैंग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसका सेल फोन अचानक बज उठा। फोन उठाने के बाद तांग झान की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं समझ गया। फिर वह खड़ा हुआ, झाओ फैंग को एक नज़र देखा, थोड़ा झिझका और आखिरकार झाओ फैंग की निगाहों के नीचे किताबों की अलमारी के पास चला गया। उसने एक कोने में एक बटन दबाया और किताबों की अलमारी दोनों तरफ खुल गई, जिससे एक स्टील का दरवाज़ा दिखाई दिया। उंगलियों के निशान और पुतलियों से पुष्टि के बाद दरवाज़ा खोला गया और तांग झान अंदर गया। झाओ फैंग की आंखें केंद्रित थीं। उसने दरवाजे के छेद से अंदर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देख सका। वह वहां जाकर देखना चाहता था, लेकिन लेंग फैंग उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। एक पल बाद तांग झान तेजी से बाहर आया। उसके हाथ में एक बक्सा था। उसने लेंग फैंग को देखा और कहा, मेरे साथ बाहर आओ। ठीक है। लेंग फैंग ने सिर हिलाया और तांग झान के साथ बाहर चला गया। जानबूझकर या अनजाने में गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद नहीं हुआ, जिससे झाओ फैंग काफी हैरान हुआ। कोई साजिश या जाल, या वह वाकई भूल गया था, देखना था या नहीं। झाओ फैंग संघर्ष करने लगा और उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। उसने निगरानी कैमरों के लिए कमरे को स्कैन किया, लेकिन करीब से देखने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। क्या हो रहा है? क्या यह एक परीक्षण है? झाओ फैंग झिझक रहा था। इस समय उसे नहीं पता था कि कैसे चुनना है। वह एक पल के लिए झिझका और उसकी आंखें अचानक डूब गईं। वह उठ खड़ा हुआ और जल्दी से गुप्त कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ा, अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए तेजी से अंदर की ओर देखने लगा। उसने पाया कि गुप्त कक्ष लगभग 20 वर्ग मीटर का था और बीच में वहां इतने सारे सोने के बार थे जिससे उसकी आंखें चक्कर खा रही थीं। दीवार पूरी तरह से अलमारियों से ढकी हुई थी, जिसके ऊपर कुछ मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। भीतरी दीवार में एक सुरक्षित बक्सा था, जिसके ऊपर ढेर सारे दस्तावेज रखे हुए थे। दस्तावेज, ये तांग झान के लिए बहुत उपयोगी होना चाहिए। शायद, क्या यह उसका बही खाता था? अगर यह वाकई एक बही खाता था और झाओ फैंग ने इसे ले जाकर अधिकारियों को सौंप दिया। यह अनुमान लगाया गया था कि जल्द ही गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान था? अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए झाओ फैंग ने अचानक दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वह घूमा और अपनी कुर्सी पर वापस आकर अपने हाव भाव को सामान्य करते हुए बैठ गया। फिर उसने उनका इंतजार करते हुए चुपचाप चाय पी। इस समय अगले कमरे में तांग झान और लेंग फैंग दीवार पर लगी स्क्रीन की एक पंक्ति को घूर रहे थे, जिससे वे अध्ययन कक्ष में बिना किसी कोने के सब कुछ देख सकते थे। जब लॉर्ड तांग ने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें थोड़ी बदल गईं, जिससे पता चला कि वे गुप्त कक्ष के बारे में बहुत उत्सुक थे। लेंग फैंग ने विश्लेषण करते हुए स्क्रीन को देखा। जब हम कमरे से बाहर आए तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आंखें किसी के दिमाग की खिड़कियां होती हैं। वह अपने विचारों को प्रकट नहीं करना चाहता था, जिससे पता चलता है कि वह बहुत सतर्क था। वह झिझका और बहुत सतर्क था क्योंकि वह एक नज़र देखना चाहता था। अपने दिमाग में संघर्ष के बाद उसने एक नज़र डालने का फैसला किया। वह दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसकी नज़र सोने की छड़ों या प्राचीन वस्तुओं पर नहीं, बल्कि केवल तिजोरी के डिब्बे पर पड़ी। इससे पता चलता है कि उसकी जिज्ञासा पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज़ के लिए थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि वह सतर्क था। उसने अनुमान लगाया था कि अंदर के कमरे में निगरानी हो सकती है। वह तिजोरी के डिब्बे में रखे दस्तावेज लेना चाहता था, लेकिन जोखिम लेने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया।
जब हम वापस आएंगे तो वह हमें अपनी हरकत के बारे में भी बता सकता है। तो लेंग फैंग की आंखें डूब गईं और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह किसी दूसरी सेना का गद्दार है। बहुत संभावना है कि वह अंडरकवर हो, तो गद्दार या तो निंगजुआन या जी लॉन्ग होना चाहिए। कुछ ही मिनटों में लेंग फैंग ने इतनी सारी जानकारी का विश्लेषण कर लिया था। अगर झाओ फैंग ने इसे देखा तो वह निश्चित रूप से डर जाएगा। केवल उसकी आंखों से ही वह इतना कुछ समझ सकता था जो दर्शाता था कि लेंग फैंग एक बहुत ही भयानक आदमी था। एक पुलिस तांग जहान की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो हम चाहते हैं। पुलिस को पता होने से माल आसानी से जाएगा। निश्चित रूप से, लेंग फैंग ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी। 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद तांग जहान और लेंग फैंग मुस्कुराते हुए वापस चले गए। तांग जहान ने जब दरवाज़ा बंद देखा तो पूछा और झाओ फैंग ने अपना तैयार जवाब दिया। जवाब सुनने के बाद तांग जानवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने झाओ फैंग से बात की और उसे निंगजुआन को बुलाने के लिए हॉल में जाने दिया। निंगजुआन के कमरे में प्रवेश करने के बाद तांग जहान और लेंग फैंग ने वही किया जो उन्होंने झाओ फैंग के साथ किया था। आखिरी वाला जे लॉन्ग था। 3 परीक्षणों के बाद लेंग फैंग ने कुछ अटकलें लगाईं जो सच्चाई के बहुत करीब थीं। जे लॉन्ग के कमरे से बाहर आने के बाद उसने और झाओ फैंग और निंगजुआन ने एक दूसरे को देखा। दूसरों की आंखों में कुछ बचाव और शत्रुता महसूस की। एक एक करके बात करने की इस प्रथा से मतभेद पैदा होने की सबसे अधिक संभावना थी। ये स्वीकार करना होगा कि लेंग फैंग लोगों के दिमाग को पढ़ने में बहुत अच्छा था। फिर तांग जहान और लेंग फैंग लिविंग रूम में आए और उन्हें शाम को 8 बजे यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा। फिर उन्हें वापस जाने की अनुमति दी ताकि वे तैयारी कर सकें। तीनों के चले जाने के बाद तांग जहान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ ताली बजाए, अपने अधीनस्थों को बुलाया और कहा, आदमी को ऊपर लाओ। हाँ सर। दोनों अधीनस्थ वापस चले गए और लगभग आधे घंटे बाद चश्मा पहने एक आदमी अंदर आया। उसके बगल में खड़े हो जाओ। तांग जहान ने उस आदमी से बात करते हुए लेंग फैंग की ओर इशारा किया। वह आदमी कुछ असहज चेहरे के साथ लेंग फैंग के पास चला गया। जब वह लेंग फैंग के साथ खड़ा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी शक्ल लेंग फैंग से मिलती जुलती थी और केवल लेंग फैंग के शांत भाव से ही कोई बता सकता था कि लेंग फैंग कौन था। वे बिल्कुल जुड़वां भाइयों की जोड़ी की तरह थे। ये तांग जहान का तुरुप का पत्ता था। बेशक वह लेंग फैंग को जोखिम नहीं उठाने देगा। इसका उद्देश्य लेंग फैंग को अंधेरे में छिपने देना और विशाल लेन देन को पूरा करना था। वापस रणविजय के रेस्तरां में रात के खाने के लिए रणविजय ने मसालेदार कटा हुआ आलू का सलाद और कुचल खीरे का सलाद तैयार किया। मेंगमैन को नूडल सूप पसंद था, इसलिए ये व्यंजन बहुत अच्छे थे। अध्याय 150। झाओ फैंग रात का खाना खाने के लिए रेस्तरां में आया था। खाने के बाद उसने टेबल साफ करने के लिए लोगों के जाने का इंतजार नहीं किया। वह अकेले ही तांग जहान की हवेली के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपने सबसे वफादार नौकर आहू को बुलाया और सिर्फ कुछ शब्द कहे, जब मैं जाऊंगा तो कुछ दिनों के लिए रेस्तरां का ख्याल रखना। अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुम कार्रवाई कर सकते हो। उन शब्दों से झाओ फैंग के दृढ़ संकल्प का पता चलता है। वह इस मामले में तांग जहान को हराना चाहता था। अब वह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कुछ करने का समय आ गया है। शाम के 10 बजे झाओ फैंग, निंगजुआन, जी लॉन्ग और लेंग फैंग के साथ साथ 20 से ज्यादा अधीनस्थ एक मध्यम आकार की नौक पर सवार हुए। लेंग फैंग को छोड़कर सभी कर्मियों ने सुरक्षा जांच से गुजरा और नौक पर चढ़ने से पहले अपने मोबाइल फोन और साथ ही सभी संचार उपकरण सौंप दिए। चारों एक ही केबिन में बैठे थे। झाओ फैंग ने एक सौम्य भाव रखा। निंगजुआन ने कुछ सोचते हुए अपना सिर नीचे किया और जी लॉन्ग के मुंह के कोने पर एक सोची समझी मुस्कान थी। वे तीनों एक दूसरे से सावधान थे। बेशक वे कभी कभी लेंग फैंग को देखते थे, जिसकी पहचान इंस्पेक्टर की थी। लेंग फैंग ने एक कोट पहना हुआ था जिसके सिर पर शिकार करने वाली टोपी थी। उसकी टोपी का किनारा इतना नीचे दबा हुआ था कि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके कपड़ों पर टोपी शिकार करने वाली टोपी पर बकल लगी हुई थी, जिससे वह कुछ हद तक सुस्त लग रहा था। हालांकि लेंग फैंग की पोशाक ने उन्हें थोड़ा अजीब महसूस कराया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लेंग फैंग सिर्फ एक विकल्प था। असली लेंग फैंग केबिन के अंत में था। एक नोटबुक कंप्यूटर देख रहा था जो बॉडी डबल की शिकार टोपी पर माइक्रो मॉनिटर से तस्वीर दिखा रहा था। उसी समय उसके बगल में 6 सुरक्षा गार्ड थे जिनके चेहरे पर उदासीन भाव थे। लेंग फैंग की भागीदारी ने संकेत दिया कि यह मामला तांग जहान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे दृढ़ निश्चय कहा जा सकता है। वापस रणविजय के रेस्तरां में। क्या हम आज यूनियन गार्डन वापस नहीं जा रहे हैं? रणविजय ने समय पर नजर डाली। रात के 10:30 बज रहे थे और अनन्या का जाने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने पूछा, क्यों, क्या मेरा यहाँ रहने का स्वागत नहीं है? अनन्या की खूबसूरत आंखें रणविजय की ओर घूम गईं और धीरे से खर्राटे लेने लगीं। मुझे लगता है कि यह मैं हूँ, तीसरा पहिया जिसका स्वागत नहीं किया जा रहा है। झूफी ने चुटकी ली। बिल्कुल नहीं। रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने कहा, देर हो रही है और मेंगमैन जल्दी ही सो जाएगी। यूनियन गार्डन लौटने में बहुत देर हो जाएगी। तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं?
अनन्या के लाल होंठ थोड़े झुके और बोली, मैं कल दोपहर को व्यापार के लिए मुख्य भूमि पर जाऊंगी और सुबह माउंट न्यू मून जाना चाहती हूँ। ओह, रणविजय ने सिर हिलाया। अनन्या की बातें सुनने के बाद मेंगमेंग ने अपना खिलौना नीचे रख दिया, अपनी बड़ी चमकती आंखों से अनन्या को देखते हुए और अपना छोटा मुंह फुलाते हुए कहा, माँ तुम फिर से बाहर क्यों जा रही हो? मेंगमेंग चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। माँ को काम पर जाना है। मेंगमेंग के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदने के लिए पैसे कमाने हैं। जब मैं वापस आऊंगी तो मेंगमेंग के लिए उपहार लाऊंगी। अनन्या ने वही कहा जो उसने पहले से तैयार किया हुआ था। अनन्या जानती थी कि जब उनके माता पिता व्यापार से वापस आते हैं तो सभी बच्चे उपहार चाहते हैं। आखिर वह पहले भी इस दौर से गुजर चुकी थी। हालांकि रणविजय ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अगर अनन्या का उद्देश्य पैसा कमाना था तो नौकरी जरूरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिखे 50 गानों ने उसे 10 मिलियन युआन की किश्त दिलवा दी है। लंबे समय तक रणविजय ने जानबूझकर पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसके बैंक कार्ड में पैसे बढ़ते रहे। एक महीने के भीतर जमा राशि लगभग 15 मिलियन युआन तक पहुंच गई थी। अगर पहाड़ के किराए से होने वाली आय को जोड़ दिया जाए तो इस महीने 30 मिलियन युआन से ज्यादा की आय हुई। जब मेंगमेंग ने उपहार के बारे में सुना तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी चमक उठी और बोली, वाकई मामा मेंगमेंग के लिए उपहार लाएंगे। मामा बहुत बढ़िया हैं। लेकिन इस बिंदु पर मेंगमेंग ने फिर से अपना मुंह सिकुड़ा और कहा, लेकिन मेंगमेंग अभी भी नहीं चाहता कि मामा चले जाएं। ठीक है, मामा कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेंगमेंग को इस तरह अपने ऊपर निर्भर देखकर अनन्या बहुत खुश हुई। अच्छा ठीक है। आखिर में मेंगमेंग बहुत आज्ञाकारी ढंग से मान गई। दरअसल अगर मेंगमेंग रणविजय से कहती कि वह अनन्या के साथ जाना चाहती है तो रणविजय उसे अनन्या के साथ बिजनेस ट्रिप पर ले जा सकता था। जब अनन्या काम कर रही होती तो रणविजय और मेंगमेंग उसे देखते रहते। ये सोचने से ही दिलचस्प तस्वीर थी। हालांकि लोगों को ये जानकर झटका लग सकता है कि अनन्या के पास पहले से ही लगभग 4 साल का एक बच्चा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे आराम करने चले गए। जब सुबह 4 बजे झाओ फैंग और अन्य लोग वियतनाम और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में पहुंचे। तट पर जाने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। केबिन के बाहर मौजूद लोग चिल्लाए। ये सुनकर चारों उठ खड़े हुए और अपने शरीर को फैलाया, जबकि निंग जुवान ने अपनी आंखें थोड़ी झपकाईं और कहा, मैं बाथरूम जाऊंगी। मम्मा। विकल्प ने उसे एक नज़र देखा और धीरे से सिर हिलाया। निंग जुवान बाथरूम में आए, अपने बालों से एक छोटा मोबाइल फ़ोन निकाला। उसने जल्दी से एक संदेश भेजा और फिर फ़ोन को वापस अंदर रख दिया। दीदी। इस समय केबिन के अंत में लेंगफैंग के कंप्यूटर के बगल में उपकरण अचानक कुछ बार बज उठा। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु लगभग 2 सेकंड के लिए चमक उठा। ये देखने के बाद लेंगफैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, निंग जुवान तुम्हें वाकई कोई समस्या है, लेकिन इस समय सूचना दे दो, वह गोल्डन ट्रायंगल में किसी ताकत से जुड़ी होगी। निंग जुवान के केबिन में लौटने के कुछ मिनट बाद जहाज डॉक पर आ गया। नाव से उतर जाओ, लेंगफैंग के विकल्प ने धीरे से कहा। वे पेड़ों से घिरे पहाड़ों के एक क्षेत्र में थे। सुबह का समय था और दृश्य बहुत ही सुहावना था। लेंगफैंग के विकल्प के नेतृत्व में वे जंगल के किनारे गए जहां 5 एसयूवी खड़ी थीं। विकल्प झाओ फैंग, निंग जुवान और जीलॉन के साथ केंद्रीय एसयूवी पर बैठा था और अन्य अधीनस्थ आगे और पीछे की एसयूवी पर बैठे थे। फिर कारें अंदर की दिशा में भाग गईं, जिससे बहुत धूल उड़ रही थी। उन्हें वियतनाम और लाओस के बीच की सीमा पार करनी थी और इस गति से वे दोपहर 3 बजे तक गंतव्य तक पहुंच सकते थे। कुछ मिनट बाद एक और बड़ी एसयूवी आई। लेंगफैंग अपने अधीनस्थों के साथ बिना किसी जल्दबाजी के कार में सवार हो गया, झांग फैंग और अन्य लोगों की एसयूवी के पीछे भूत की तरह भागता हुआ। वे पूरी रात अवाक रहे। अगली सुबह अनन्या ने सावधानी से कपड़े पहने। उसकी चमकती आंखें, मध्यम ऊंची नाक का पुल, लाल होंठ और सुंदर गाल बार बार रणविजय की आंखों को आकर्षित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अनन्या खुद के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हो रही थी। रणविजय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जब वे पहली बार मिले तो रणविजय को अनन्या के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे एक दूसरे से और अधिक परिचित होते गए और रणविजय ने पाया कि अनन्या अधिक से अधिक सुंदर थी। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अच्छा और सौम्य था। उसके ठंडे रूप से कभी कभी शर्मीलेपन ने रणविजय को कुछ हद तक मोहित कर दिया। उसे अनन्या को उसकी थोड़ी शर्मीली, सुंदर, खूबसूरत और आकर्षक रूप में देखना अच्छा लगा। रणविजय की आंखें बार बार उसे देख रही थीं। अनन्या की आंखों में थोड़ा गर्व था। क्या मैं सुंदर हूँ? तुम कितने मूर्ख हो जो मेरे साथ इतना बेस्वाद व्यवहार करते हो, अनन्या ने सोचा। अच्छा, क्या किसी को नाश्ता देने का समय नहीं आ गया है? अनन्या ने रणविजय को याद दिलाया, क्योंकि उसने उसे सोफे पर बैठे देखा था, खुद को एक इंस्पेक्टर की तरह देख रहा था। हम नाश्ते के बाद भी माउंट न्यू मून जाना चाहते हैं। रणविजय ने धीरे से अपना सिर हिलाया और नाश्ता बनाने के लिए नीचे चला गया। भोजन के बाद तीनों का परिवार बाहर चला गया, जो ऊफी रेस्तरां में ही रहा। चूंकि मेहमान नहीं गए थे, इसलिए रेस्तरां की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। 10 मिनट से ज्यादा गाड़ी चलाने के बाद तीनों माउंट न्यू मून पहुंच गए। जैसे ही वे लॉन पर पहुंचे, अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, हवा बहुत ताज़ा है।
ये बहुत अच्छी है। जब अनन्या बोल रही थी, मेंगमेंग ने आगे की ओर दौड़ते हुए एक मीठी आवाज में चिल्लाया, बड़ी हे, छोटी हे, मेंगमेंग तुमसे मिलने आई है। जल्दी से आओ और मेंगमेंग से मिलो। मेंगमेंग की अपरिपक्व आवाज माउंट न्यू मून के चारों ओर घूम रही थी, जिससे ये खूबसूरत जगह जीवंत माहौल से भर गई। इस समय द हेई और लिटिल हेई पहाड़ियों के पीछे जंगल में थे। दोनों अपने मांस के भोजन का आनंद ले रहे थे। मेजबान के शब्दों के साथ दोनों खाने के शौकीन पूरी तरह से बेफिक्र होकर खाने के लिए स्वतंत्र थे। विशेष रूप से द हेई ने बारबेक्यू को और अधिक सुगंधित और कोमल बनाने के लिए कुछ सुगंधित लकड़ी भी मंगवाए। जैसे ही उन्होंने आधा खाना खाया, उन्होंने मेंगमेंग की अपरिपक्व आवाज सुनी। वाह! द हेई थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने हाथ में आधे हंस को देखा, फिर लिटिल हेई को अपने बड़े मुंह से वाह 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 कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, छोटा मेजबान यहाँ है और हमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। हमें क्या करना चाहिए? नन्हा हेई साफ सुथरा और फुर्तीला था। उसने द हेई को देखा और अपना सिर हिलाकर इशारा किया, सब ठीक है, चलो धीरे धीरे खाते हैं। वाह! द हेई ने इशारा समझ गया और धीरे धीरे खाने लगा। लेकिन सिर हिलाने के बाद नन्हा हेई ने कुछ घूंटों में अपना आधा भुना हुआ हंस खा लिया। उसने बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अपने शरीर को हिलाते हुए भाग गया। वाह! द हेई थोड़ा भ्रमित हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूर रही थीं। वाह वाह वाह! उसने गुस्से में कुछ बार चिल्लाया, खड़ा हुआ और भुना हुआ हंस अपने मुंह में भरते हुए भाग गया। अगर नन्हा हेई ने उसकी आंखें देखी होती तो उसे इस समय द हेई के मनोविज्ञान का स्पष्ट पता होता। नन्हा हेई, तू मेरे दिल से खेलता है। बेशर्मी से छोटे मेजबान की चापलूसी करने गया और मुझे धीरे धीरे खाने दिया। इस व्यवहार से तू अपने दोस्तों को खो देगा। लिटिल हेई की गति बहुत तेज थी और वह पहाड़ की चोटी पर थंडर यांग पेड़ के नीचे गायब हो गया था, ठीक उसी समय जब द हेई घने जंगल से बाहर भागा था। वाह! द हेई ने भुने हुए हंस को अपने मुंह में निगल लिया। अपनी हथेली को मुश्किल से जमीन पर दबाते हुए और अपने अंगों को तेजी से हिलाते हुए द हेई ने बहुत तेजी से दौड़ लगाए। मेंगमेंग के बुलाने के 1 मिनट से भी कम समय बाद लिटिल हेई बाघ की तरह दौड़ता हुआ पहाड़ के सामने आया। उसके काले और सुनहरे बाल हवा के साथ उड़ रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखकर अनन्या भी भावुक मुस्कान के साथ आहें भरती हुई बोली, मुझे सच में नहीं पता कि तुमने ये कुत्ता कहाँ से पाया। इतना बड़ा शरीर, इतना सुंदर चेहरा और इतनी अच्छी मानवता की भावना। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। ये बोलते हुए अनन्या की खूबसूरत आंखें रणविजय को देखकर चमक रही थीं। बहुत सारे रहस्य हैं, क्या तुम जानना चाहते हो? रणविजय ने अनन्या को बड़ी उदार निगाहों से देखा।